नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम तो यह बताना आवश्यक है कि भारतीय अवाम ताकत दल की मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो देश में विखंडनकारी ताकतें हैं, विभाजनकारी ताकतें हैं, विघटनकारी ताकतें हैं, वो अपने अस्तित्व को लेकर के चिंतित हैं कि मान लीजिए कि देश में भारतीयता आधारित एकता आ जाए, भारतीयता आधारित भाईचारा आ जाए, भारतीयता आधारित सद्भाव आ जाए, तो फिर उनके दुकानों का क्या होगा, उनकी गतिविधियों का क्या होगा। ये चिंता उनको सता रही है और तभी से वो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी को कभी प्रलोभन तो खैर बहुत कम है, धमकी और वो भी गुंडे और माफियाओं की भाषा में, तो खैर और उसमें जो विशेषता है कि हमारे भारतीय समाज के उन तबकों से जहाँ पर शिक्षा का अवसर उतना नहीं मिला है, शिक्षा का स्तर, ज्ञान का स्तर ऊंचा उठाने के मौके नहीं मिले हैं, लेकिन उन भारतीय भाई बहनों में अपने आत्मज्ञान से, अंतर्ज्ञान से, बाय देयर इंट्यूशनल माइंड एंड कॉन्शियस, अपनी अंतरात्मा से वो महसूस करते हैं कि भाई देश में एकता जरूरी है, वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और विचित्रता और इस बात की है कि जो तबका पढ़ा लिखा है, अभी भी जो तबका पढ़ा लिखा है, जो तबका शहरी है, जो तबका संपन्न है, वो अभी भी जो है भारतीयता आधारित आपसी एकता के लिए, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा के लिए, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा के लिए अभी भी वो तमाशबीन बना हुआ है। अभी भी अंग्रेजी में कहा जाए वो बाई स्टैंडर्ड बना हुआ है, ऑनलुकर बना हुआ है या फेंस सिटर बना हुआ है। तो हमारे उन खास करके जो संपन्न तबका है, जो बौद्धिक वर्ग है और
जो शहरी तबका है। और ये भी सुनने को आया कि अभी सवर्ण कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन जो कि हमारे भारतीय समाज का एक तबका है, उससे भी गुजारिश है कि भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि को जो हमारे राष्ट्र भारतवर्ष की बुनियाद हैं, उनके प्रति सजीव होइए, उनके प्रति संवेदनशील होइए, क्योंकि ये सभी को सोचना है और उनको भी सोचना है कि जब राष्ट्र मजबूत रहेगा तभी उनकी सुरक्षा है। और राष्ट्र की मजबूती के लिए ये सभी आवश्यक है कि भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव इत्यादि, आपसी सद्भाव इत्यादि की सख्त जरूरत है एक मजबूत राष्ट्र भारतवर्ष के लिए। तो हमारे भारतीय समाज के इन तबकों के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, तबकों का नाम मैंने अभी बता दिया। बौद्धिक वर्ग का जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, शहरी जो तबका है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का, अभी भी सवर्ण कहे जाने वाले हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का। और इसी प्रकार तो इनसे गुजारिश है कि आप अपने को तमाशबीन, बाईस्टैंडर, ऑनलुकर, फेंसिटर की भूमिका में अपने को सीमित मत करिए। राष्ट्र आपके लिए भी है। राष्ट्र की मजबूती की चिंता या उसके प्रति संवेदनशीलता आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और ये एहसास भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सभी कुछ संभव है और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो भी संभव है तभी जबकि हमारा राष्ट्र महफूज रहे, मजबूत रहे और एक होकर रहे। तो इस आवश्यकता को, इस महत्व को उनको भी समझना चाहिए। वैसे तो हमारे जो हमारे महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद ने एक बार इन्हीं कारणों से एक बार उन्होंने चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि the only hope is from the masses, the elite of this country is morally and physically dead। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात कि भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम इत्यादि सभी कि और जो कि किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए वो नींव के पत्थर होते हैं। तो इस तरह की मुहिम और जो कि हमारी आवाम को सुकून देते हैं, राहत देते हैं और उनको एक बहुत बड़ी चैन और राहत और सुकून ये प्रदान करते हैं। तो इस तरह की मुहिम में द मासेस माने वो आम आदमी और हमारे गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहन वो सबसे पहले आएंगे। और जो इलाइट, जो सम्राट वर्ग है, जो इसी सम्राट वर्ग में हमारा बौद्धिक वर्ग आता है, संपन्न वर्ग आता है, शहरी वर्ग आता है और अपने को जो फॉरवर्ड कहते हैं तो वर्ग आता है। वो उसके लिए हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह नैतिक रूप से वैसे मर चुका है। लेकिन भारतीय आम ताकत दल इसके बावजूद भी पूरी तरह आशान्वित है कि देश के प्रति चिंता उनको भी है और भारतीय आम ताकत दल वो जगाना चाहता है। और
इसी तरह की चिंता हमारे राष्ट्र रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी दिया था कि हमारे देश का जो बौद्धिक वर्ग है, जो विद्वानों का वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है और संपन्न वर्ग है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है, यानी जो उनकी बुद्धि का, जो उनकी विद्वत्ता का इस्तेमाल इस देश के लिए हो सकता है, और इस देश के लिए वो एक लायबिलिटी बनने के बजाय ये बहुत बड़ी एसेट बन सकते हैं। तो इस संबंध में वो जो सबसे बड़ी बाधा है वो है बौद्धिक ईमानदारी का अभाव। तो ये गुजारिश है हमारे इन आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि इन बाधाओं को पार करके भारत राष्ट्र के प्रति जो है वो अपनी संवेदना को जगाइए, भारत राष्ट्र के प्रति अपनी संजीदगी को जगाइए, और भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, और भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि की बात को आगे बढ़ाइए, और जो बौद्धिक ईमानदारी का अभाव, बौद्धिक ईमानदारी की कमी को दूर करिए, और जो ये कृत्रिम भेद खड़े किए गए हैं भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी, जाति का, संप्रदाय का, भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं, और प्रांतीय कट्टरता का, ये सारी दीवारों को तोड़ करके भारतीय एकता के लिए आप आगे आइए, और तमाशबीन की सीमा में ही वो बंधकर मत रहिए। ये देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, और जो है हमारे आगे आने वाली नस्लों का भी सवाल है। विधानसभा चुनाव आ गए हैं, और ये विघटनकारी ताकतें, ये बराबर भारतीय जनता के दल, ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से ये गुजारिश करेगा कि इनको राजनीतिक पार्टी मत मानिए। इनका जो वास्तविक जो चरित्र है, जो फितरत है, ये विघटनकारी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में। तो इन्होंने बस वोट छीनने की, वोट सत्ता हथियाने की जुगत में या साजिश में लग गए हैं। तो इनका सबसे बड़ा जो हथियार है वो समाज में नफरत फैलाना, यहाँ और कुछ समाज में नफरत फैलाना, और कहीं तो जो है शायद वो नफरत जो है दंगों के भी रूप में भड़क जाने की भी आशंका रहती है। तो इनसे सावधान होने की जरूरत है। और एक विशेषता और है इनकी, ये चुनाव के वक्त में ही चुनावी रेवड़ी कह लीजिए या चुनावी झुंझुने जो है, ये दे करके हमारे भोले भाले भारतीय भाई बहनों को ये उसमें फंसाना चाहते हैं। और तो इनको शुद्ध रूप से आप यूं मानिए कि ये चुनावी बहेलिया, तो बहेलिया को तो अब आप सभी लोग जानते होंगे। बहेलिया जो है, जो वो दाना फेंक देता है और जाल बिछा और वो जाल बिछा देता है ताकि जो पक्षी हैं वो दाना चुगने के लिए उसके जाल में आ जाए। और जब जाल में आ जाते हैं तो उस जाल को बंद करके वो फिर ले जाता है। फिर प्रत्येक पक्षी को एक एक करके
वो हत्या कर देता है या मार करके उन पक्षियों को खा जाता है। तो ये जो चुनावी झुंझुने हैं माने या इलेक्टोरल लॉलीपॉप्स हैं या इसको बोलते हैं लारगेसी, अंग्रेजी में लारगेसी भी कहते हैं। लारगेसी और लॉलीपॉप्स और या चुनावी झुंझुने हैं झुंझुने देने वाले, ये चुनावी बहेलियां हैं। और उसी में जो सबसे बड़े गंदा जिसने शुरुआत की वो है ये केजरीवाल। और केजरीवाल इस देश का गद्दार भी है। गद्दार तो किस लिए? इसलिए गद्दार है कि उसने भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इतना खतरनाक भारत विरोधी नारा जिस कन्हैया कुमार गद्दार ने लगाया था उसका समर्थन किया था और उसकी फाइल को भी लेकर बैठ गया था। और वो अपने योगेंद्र यादव और जब ये प्रशांत भूषण जबकि आम आदमी पार्टी थे, तो ये जो है कश्मीर के मुद्दे पर ये कहलवाया था कि कश्मीर में जो है जनमत संग्रह होना चाहिए। और नेहरू की गद्दारियों से भी आगे बढ़ करके अपने इन दो गद्दारों जो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से यहाँ तक कहलवा दिया, यदि वो जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो कश्मीर जो है पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो ये इस देश के लिए बहुत अभिशाप है। यही तो आश्चर्य दुख होता है कि हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण ने जरा भी नहीं ध्यान दिया कि यह केजरीवाल कितना बड़ा गद्दार है। और इसी चुनावी जो दाने हैं बहलिया के उसमें वो फंस गए। तो ये बहलिया हमारे दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों को फंसा करके चुनाव तो जीत गया। अब जो है उसका जो असली रूप है बहलिया का कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जो है उनके हितों की हत्या करना। और हत्या ही नहीं, कोरोना के समय में देश ने देखा होगा कि ये गद्दार केजरीवाल, जिसमें हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को सेवा की आवश्यकता थी, यह जो है दवाइयाँ, बेड, इसकी वो कालाबाजारी वो करवा रहा था। और इसकी कालाबाजारी हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों की लाश पर कर रहा था। तो इतना गिरा हुआ ये है और देश का गद्दार भी है। और दिल्ली के लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और इस चुनावी बहलिया के जाल में फंस गए। और आज जो है उनके हितों की यह हत्या हो रही है इस गद्दार केजरीवाल के द्वारा। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में ये बीजेपी के लोग, योगी आदित्यनाथ के लोग, मोदी जी के लोग, जहां एक और धर्म संसद के नाम पर कट्टरवादियों के द्वारा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ इतनी खतरनाक और इतनी जहरीली और नफरत फैलाने वाली बातें धर्म संसद के नाम पर उनको छूट दिए हुए हैं। और साथ साथ एक कोई बीजेपी का नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो सीधे जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर सीधे वो आक्रमण कर रहा है। संगीत रागी जैसे वो संगीत रागी जैसे नफरत फैलाने वाले वो आकर के टेलीविजनों पर वो आग उगलते हैं। पुष्पेंद्र कुलशेष जो है बिल्कुल वो छोटे सांड की तरह जो है नफरत वो फैला रहा है। और इस तरह से जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में
जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको उनको खुला एक आह्वान, एक मौके दिया जा रहा है ताकि वो भी अपने अपने अपनी तरफ से इसी तरह का वो नफरत फैलाएं और उसका सीधा सीधा जो है वो ये माने जो देखने को मिलता है असदुद्दीन ओवैसी की भाषा देख लीजिए, और भी इसी तरह से जो धार्मिक गुरु हैं कट्टरवादी किस्म के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से उनके भी बोल देख लीजिए। तो एक तरह से माने नफरत फैलाना और काउंटर नफरत और जो है और उसकी प्रतिक्रिया में फिर जो है वो नफरत फैलाना। तो इस प्रकार से कि नफरत फैलाने का एक ऑटो चेन रिएक्शन, ऑटो चेन माने कि एक बार आपने नफरत, ऑटो चेन रिएक्शन मतलब यह है कि एक बार आपने किसी ओर से भी नफरत आपने फैला दिया तो फिर उधर का तबका भी फैलाएगा। अब पूरा तबका नहीं, वही कट्टरवादियों का तत्व, और फिर इधर से फिर फैलाएंगे। तो वो एक स्वतः एक चेन रिएक्शन वो शुरू हो जाता है। तो इसी को कहते हैं ऑटो चेन रिएक्शन। तो जहां इस तरह से इसकी पूरी छूट दी जा रही है कि धर्म संसद के नाम पर, और वैसे भी ये राष्ट्रभक्ति का तकाजा है और हमारे देश की जो अथॉरिटी है, जो उसका इकबाल है, उसका भी तकाजा है कि जो समानांतर रूप से जो है वो संसद का नाम दे। संसद तो हमारी एक ही है, जो कि हमारी भारतीय संसद है, जो जिसमें कि 2 सदन है, एक उच्च सदन और एक जो है वो निम्न सदन। उच्च सदन हमारा राज्यसभा है और जो है निम्न सदन हमारी लोकसभा है। तो वो हमारी संसद है और हमारी एक ही संसद है। ये देश के गद्दार जो है वो भगवा पहन करके, और मैं गद्दारी कहूंगा, सरेआम गद्दार कहूंगा, जो इस देश में नफरत फैलाए वह इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। और वो जो है धर्म संसद की बात करता है, उसको तुरंत जो है ध्वस्त करना चाहिए। और इस संबंध में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल दिखावटी है। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि ऐसे तत्वों के लिए एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल दिखावटी है। ऐसे तत्वों को पंगु करने की जरूरत है। पंगु से मतलब कि कहां से इनको समर्थन मिला है। जैसे मान लीजिए धर्म संसद लगा, करोड़ों रुपए खर्च हुए, किसने करोड़ों रुपया जो है मैंने इसमें सहयोग किया, कहां से इनको पैसे आते हैं। तो सारे स्रोतों को चोक कर देना, बंद कर देना, इनको पंग कर देना, और इस तरह से पंग करना, इस तरह से उनको क्रिपल कर देना कि इनकी आदत और हिम्मत दोनों छूट जाए। तो इस स्तर की कार्रवाई ही जो है वो कुछ कारगर हो सकती है। वो एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई तो बिल्कुल दिखावटी है। और ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, जितने भी इस तरह से जो नफरत फैला रहे हैं, जैसे कि वो असदुद्दीन ओवैसी का जो वकील का जो माने लाइसेंस है वो भी रद्द किया जाए, इसकी पार्टी को भी डिसबैंड किया जाए, इसकी मान्यता छीनी जाए, और जो है और इसको भी कौन से इसके आर्थिक स्रोत हैं वो बंद किया जाए। और बेहतर तो होता कि यदि ये तालिबान समर्थक है और तालिबान जब कब्जा किया वहां पर अफगानिस्तान में, तो इसने केक काट करके खुशी का इजहार किया था। तो इसके सीधे इसके चहेते तालिबान अफगानिस्तान में भेज देने की जरूरत है। ये एफआईआर कर दिया, फलाने कर दिया, इससे ये तत्व जो है काबू में नहीं आएंगे, ये हरकत करते रहेंगे। भारतीय जनता दल को इसकी चिंता है, तो ये बता रहा है। तो ऐसे माहौल में जहां पर नफरत फैलाने के तमाम यानी प्रोत्साहन दिए जा रहे हों दोनों ओर से,
वहां पर ये योगी महोदय जो है वो लॉलीपॉप बांट रहे हैं, वो क्या कंप्यूटर बांट रहे हैं, टैबलेट बांट रहे हैं, स्मार्टफोन बांट रहे हैं। तो योगी महोदय ये स्मार्टफोन टैबलेट बल्कि मत बांटिए, देश को इस प्रदेश को महफूज करिए। नफरत जो फैलाने वाले हैं उन तंजीमों को, उन तत्वों को पंग करिए। आपने मुख्तार अंसारी को पंग किया था, लेकिन वो भी नाकाफी है। भारतीय जनता दल का कहना है कि वो नाकाफी है। नाकाफी इसलिए है कि आपने मुख्तार अंसारी को तो यानी एक सीमित रूप में पंग किया, उसके संपत्तियों पर जो है वो बुलडोजर आपने चला दिया। और मुख्तार अंसारी जब इतना बड़ा माफिया है तो जेल में यानी क्यों बंद करते हैं? इनकाउंटर करिए, उसका समाप्त करिए। तो ये सीमित रूप में आपने किया। और लेकिन आपका यानी अपराधियों के समाप्त करने का जो दम्भ है वो कितना नाटकीय है और कितना दिखावा, कितना नाटकीय है, कितना वो दम्भपूर्ण है, पाखंडी है। इसको भी हमारी जो है वो उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन देख रहे हैं। आपके सामने ही, आपके नाक के नीचे इतना खुखार किस्म का वो अपराधी माफिया रघुराज प्रताप सिंह, जिसको लोग रज्जू भैया भी कहते हैं, और उसी के बगल में एक अखिलेश प्रताप सिंह है, वो भी एक बहुत बड़ा गुंडा है। वो कांग्रेस का प्रवक्ता भी बनता है। वो ये आपको नहीं दिखे, ये आपकी समझ के बाहर हो गए कि ये अपराधी नहीं है। तो इसीलिए यानी और मैंने अपराध को समाप्त करके अपने जनता को राहत देने का यानी और इतना बड़े काम को भी आपने जो है वो पक्षपात के दृष्टिकोण से डील करते हुए अपने उसको जो है उद्देश्यहीन बना दिया। अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को वो प्राप्त ना हो सका। तो इस तरह से जो दिखावटी आपका वो है, और खास करके ये वो चुनाव के वक्त में जो वो धर्म संसद लग रही है, आप ये कहेंगे कि वो उत्तराखंड में लग रही है, लेकिन उसके समर्थक तो होंगे यहाँ पर ना। उस धर्म संसद के लगने के तमाम लोगों ने जो है चंदा इकट्ठा किया होगा, आर्थिक स्रोत होगा। तो जिस प्रकार से आपने मुख्तार अंसारी को किया, इनको भी करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये करने के उल्टे तो आपके द्वारा जो है वो शव मिलता है। तो इस सच्चाई के पृष्ठभूमि में आपके द्वारा जो है वो लैपटॉप बांटना और टैबलेट बांटना और स्मार्टफोन बांटना, ये महज जो है चुनावी बहेलियापन ही नहीं है। बहेलिया तो समझिएगा हम, मैंने कि जो अपने वोटरों को पक्षी की तरह जो है दाना फेंक करके जो फंसाते हैं और बाद में उनकी हत्या करते हैं, वो बहेलिया चुनाव। तो ये चुनावी बहेलियापन ही नहीं है, बल्कि कितना बड़ा धोखा है कि हमारे प्रदेश को, खास करके जिसके कि आप मुख्यमंत्री हैं, उसको सुकून चाहिए, उसको भाईचारा चाहिए, उसको चैन चाहिए, जो कि आप धर्म संसद जैसी खतरनाक मैंने इन कट्टरवादियों की जो कि अपने को धर्म संसद कहते हैं, वो आपकी शह से ये जो है इस तरह का माहौल को जहरीला वो बना रहे हैं और नफरत वो फैला रहे हैं। और उसी बात को सप्लीमेंट कर रहा है वो आपका एक नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह। और तो इसमें
हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन योगी जैसे, जिनका मंसूबा खतरनाक है कि एक और तो जो है ब्रजभूषण शरण सिंह और ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, भगवा पहन करके वो नफरत फैलाना और जो है वो और वातावरण में जहर घोलना, हमारे एक तबके पर आक्रमण करना और हथियार उठा लेने की भी बात करते हैं। सर, हथियार उठाइए। भारतीय ताकत दल तो ऐसे तत्वों को कहा कि ये तुम्हें थोड़ी भी गैरत है तो तुम तलवार उठाओ ना। जो जेएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है उसके खिलाफ उठाओ। वामदल जो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं उसके खिलाफ उठाओ। समाजवादी पार्टी जो है पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी जो कि गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, उसके खिलाफ उठाओ ना। लेकिन नहीं, बस तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो पहन करके और बोलते हैं कि अच्छा, और ये एक बात और भी है, ये हिंदू सनातन के क्या वो रक्षक होने का दावा भी करते हैं। तो भारतीय जनता दल स्पष्ट कहना चाहता है कि ऐसे तत्व जो है जो नफरत फैलाते हों, जहर घोलते हों, वो कभी भी हिंदू सनातन जो कि इतना आदर्शमय और आदर्शवादी और इसका इतना व्यापक उसका दर्शन है, उसके विचार हैं, उसके प्रतिनिधि होने का की पात्रता इन समूहों के पास बिल्कुल नहीं है। ये उसके कुपात्र हैं। तो ये हिंदू सनातन के पात्र हैं ही नहीं। ये भारतीय समाज के दुश्मन हैं और इस देश के दुश्मन हैं और देश के गद्दार हैं ये। तो हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल स्पष्ट जाने कि ऐसे तत्व जो है कभी भी हिंदू सनातन के न तो ये मसीहा बन सकते हैं, न तो उसके प्रतिनिधि होने की इनके पास उसकी पात्रता है। तो लेकिन सिर्फ जबान से कह देने से नहीं होगा, मेरे भी कह देने से नहीं होगा। और यदि भारतीय जनता दल के हाथ में यदि सत्ता होती है तो निश्चित है कि इनको हम पंगु करते और इसी से हद तक इनको पंग किया जाता कि फिर भविष्य में इनकी आदत और हिम्मत दोनों छूट जाती। और इन्हीं की नहीं, किसी और के भी, यदि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी कोई मुल्ला मौलवी है जो कि नफरत फैलाता है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी, उनकी भी हिम्मत और उनकी हिम्मत और आदत छूट जाती और छुड़ाने की आवश्यकता है भी। तो हमारे देश में यानी एक पांथिक कट्टरता के नाम पर जो है नफरत फैलाना और एकता के माहौल को तोड़ना, एकता के माहौल, इस माहौल में जो हमारा भारतीय समाज है उसमें जहर घोलना, एक साजिश जो है वो चल पड़ी है। अब देखिए, हमारे जो सिख पंथ में है, बेअदबी के नाम पर वो रोटी मांगने आया था और पीट कर वो मारा जा रहा है। जब वो मारा जा रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक आईजी, शायद वो लुधियाना रेंज का कोई आईजी था, कई बार वो बयान बदला। कभी जो है जो पीट के मारा गया उसको अपराधी मान रहा था, और कभी जो है फिर उसको बदल रहा था। तो सवाल इस बात का कि कौन उस पर जो है दबाव उसके ऊपर डाल रहा था। तो ये तो हालत है कि नफरत जो है, इस तरह की जो पांथिक कट्टरता है या उसके द्वारा जो नफरत वो फैलाने की जो साजिश है, उसको यही जो है ये देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है, वो
वही वही इनको जो है संरक्षण देती हैं, शर्त देती हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम, हम आप उसी को वोट करते हैं। समस्या तो आकर यहीं पर टिक जाती है। हम ऐसे दल को वोट क्यों करते हैं जिस दल को शून्य वोट मिलना चाहिए। भारतीय जनता के दल बार बार आपसे निवेदन करता भी रहेगा और समझाएगा जब तक कि ये इसका लक्ष्य हासिल ना हो कि इन देश विरोधी ताकतों को शून्य करना है, ईवीएम मशीन पर शून्य करना है। अब ये खास करके हमारे जो पंजाब में रहने वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे सिख आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जरा वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह, तो शहीद आजम भगत सिंह कोई आदर्श पुरुष जो है सिर्फ पंजाब के ही नहीं थे, सिर्फ पंजाब के ही नहीं थे, सिर्फ वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के नहीं थे। पंजाब में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के आदर्श नहीं थे, वो पूरे मुल्क के थे। तो उनसे जरा सीख लीजिए। उन्होंने इसी पांथिक मैंने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए पांथिक कट्टरता कोई नहीं, पूरे जो है जो पंथ के पूरे तामझाम को ही त्याग दिया और नास्तिक हो गए। और नास्तिक क्यों हुए? यही जो है पांथिक कट्टरता को देखते हुए। तो उनसे सीख लीजिए ना कि भगत सिंह जो है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह जो नास्तिक हो गए थे, आज उनकी आत्मा क्या बोलती होगी कि जिस पांथिक कट्टरता के चलते हम नास्तिक हो गए थे, आज जो है फिर वही जो है उसी के नाम पर जो है एक साधारण आदमी, एक जरूरतमंद आदमी, एक रोटी के लिए जो है वो माने वो दर भटकता हुआ आदमी, जरूरतमंद आदमी, उसको जो है पंथ के नाम पर जो है पीटा गया और झूठ मूठ में उसको बेअदबी बोल करके उसको मारा गया। तो कहने का मतलब कि पांथिक कट्टरता जो है या इस तरह का जो नफरत जो फैलाने वाली बात है, इसको कुचलने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे आदरणीय भारतीय भाई बहनों जरा समझिए इसको ये राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल तो नहीं है, ये विघ्नकारी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वही इनको पालती हैं, वही इनको संरक्षण देती हैं और हम आप इन्हीं दलों को वोट करते हैं। व्यथा यहाँ पर है। इसलिए जरूरत है कि चाहे वो जीएनपीसी या गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो या कोई भी हो, उसको नष्ट में नाबूद करिए। चाहे योगी जी लैपटॉप बांटे, माने एक हाथ से वो बांट रहे हैं वो नफरत। योगी जी एक हाथ से बांट रहे हैं नफरत और दूसरे हाथ से बांट रहे हैं वो क्या कहने की लैपटॉप और स्मार्टफोन और टैबलेट। तो जनता को सुकून चाहिए, जनता को भाईचारा चाहिए, जनता को एकता चाहिए। लैपटॉप और स्मार्टफोन और टैबलेट की उतनी आवश्यकता नहीं है योगी जी, जरा इसको आप समझिए। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो योगी जी किसी भी जो संवैधानिक पद पर रहने की सभी अर्हताएं खो चुके हैं। भारत का संविधान का आदेश है, हम भारत के लोग जितने भारतवासी हैं वो भारत के लोग हैं, अर्थात वो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। लेकिन ये योगी महोदय सरेआम छाती तान करके कहते फिरते हैं कि हम गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो
मुख्यमंत्री का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, तो फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो 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 अर्हता है, जो योग्यता है, इन्होंने तुरंत खो दिया। और उसी प्रकार जो असदुद्दीन ओवैसी कहता है ना कि हम मुसलमान को बनाएंगे मुख्यमंत्री, तुम मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हो और न तुम बन सकते हो जब तक तुम अपने को मुसलमान कहते रहोगे। तुम्हारी अर्हता, तुम्हारी एलिजिबिलिटी, तुम्हारी योग्यता तुरंत वो समाप्त हो गई। इस देश में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री वही बन सकता है जो कि अपने को भारतीय समझे, जो कि अपने को मुसलमान न समझे, जो कि अपने को हिंदू न समझे, सिर्फ अपने को भारतीय समझे। तो असदुद्दीन महोदय, आप तो कभी बन सकते ही नहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं मुस्लिम देश में, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां बन सकते हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कि अपने को भारतीय समझेगा और भारतीय की तरह जो आचरण करेगा। और आपका आचरण व्यवहार हमेशा जो है समाज में टुकड़े करने वाला है। इसलिए ये तो निकम्मापनी है योगी सरकार की कि जो कि ऐसे नफरत फैलाने वाले तत्व को वो पाल रहा है। वरना तो जो है अब आपकी जगह वो तालिबान में होती और अफगानिस्तान में होती। और दूसरा, एक जो ये साजिश, सब साजिशें, काफी साजिशें तो चल रही है अपने देश में, वो जिन्ना के नाम पर। ये दिखाते हैं कि जिन्ना के नाम पर जो है नफरत, ये जितने लोग हैं जिन्ना के नाम पर जो उनको डिमोनाइज करना चाहते हैं, जो उनको शैतान के रूप में पेश करना चाहते हैं, उनको जानना जरूरी है और देश को भी जानना जरूरी है कि जिन्ना इस देश के लिए नुकसानदेह नहीं थे। नुकसानदेह कौन था? ये मोहनदास करमचंद गांधी। देश को बंटवाया मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो कुछ जान लीजिए इसके नमूने। उसे तो पहले भी इसका नमूना कुछ बताया गया था, जिसमें लाल किले में, और देखिए ये माने देश की विभाजनकारी जो ताकतें हैं वो सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेती हैं। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त ही नहीं थे, पूरे देश को एकता प्रदान करने के लिए उनकी सारी कोशिशें थी। आजाद हिंद फौज के निर्माण में हमने किसी एपिसोड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी। आजाद हिंद फौज के निर्माण में वो गुजरात का व्यापारी, गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र में एक कस्बे का नाम है धौराजी। धौराजी का एक व्यापारी है, उसका नाम है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। ये 5 अल्फाजों का उसका नाम है, थोड़ा सा लंबा नाम है। तो अब देखिए लंबे नाम तो माने लंबे नाम तो रखने पड़ते ही हैं, लेकिन चूंकि आवश्यक होते हैं। जैसे भारतीय जनता दल जो है, अब जिनको मुसलमान के यानी लोग कहते थे और लोग अभी भी कहते होंगे, भारतीय जनता दल ने मुसलमान कहना छोड़ दिया। और छोड़ना जरूरी भी है। वो छोड़ना जरूरी है इसलिए कि उनके साथ एक अपनापन का व्यवहार करना है और उनको बताना है कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप हमारे भारतीय भाई बहन हैं। और कौन से भारतीय भाई बहन? भारतीय भाई बहन, भारतीय आप भी हैं, भारतीय मैं भी हूं। तो इसलिए उसने इस संबोधन का सहारा लिया, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। इसलिए आपका असली वजूद क्या है? आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं और भारतीय भाई बहन हैं। आपकी आस्था इस्लाम की है,
इस्लाम की है तो इससे कोई वो समस्या ही नहीं है। कोई भी किसी भी पंथ का जो है वो अनुयायी हो, हिंदू सनातन का हो, इस्लाम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो, लेकिन असली जो नाता है, रिश्ता है, आकर्षण है, लगाव है, खिंचाव है, वो भी भारतीयता का, कि क्या हमारे भारतीय भाई बहन। इसलिए इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है भारतीय आवाम ताकत दल ने इसी संबोधन का मैंने इस्तेमाल इसने उचित माना है, और इसलिए वो करता रहता है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो इसके पीछे यही कारण है। और उनको ही नहीं, जितनी अलग अलग आस्थाओं के हैं, अब इनको जो है वो हिंदू नहीं करना, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ये एहसास बहुत जरूरी है। तो आ जाइए, तो वो जो है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी जो है रहने वाले थे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के, वो धोराजी कस्बे के, और वो रंगून में उनका व्यापार था। जब उन्होंने देखा कि आज़ाद हिंद फौज के लिए पैसे की आवश्यकता है, उन्होंने अपना पूरा व्यापार को नष्ट कर दिया, पूरी उसकी दौलत जो है आज़ाद हिंद फौज के लिए लगा दी। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब उनसे पूछा कि अरे आपने जब पूरा अपना व्यापार ही खत्म कर दिया, तो आपके व्यापार का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा? उन्होंने कहा कि नेताजी, अब हमको व्यापार की जरूरत नहीं है, हम भी आपकी फौज में शामिल हो जाते हैं। ये जज्बा पैदा करने की क्षमता हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस में थी। उनकी चर्चा सब कभी नहीं करते, सब ये बीजेपी वाले, सिर्फ गोडसे और सावरकर, इसलिए कि ये बिल्कुल नकली किस्म के, धोखेबाज किस्म के राष्ट्रवादी हैं सब। गोडसे और देखिए सावरकर जी तो वो थे, लेकिन गोडसे का नाम जानबूझ के लाते हैं, और ये बीजेपी वाले जो है, बीजेपी वाले पेश करते हैं कि गोडसे देशभक्त थे, फलाने थे, ढकाने थे, और उसी को लेकर के ये सबसे बड़ी देश की दुश्मन जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी, कागज, बस खट से सारा पाप जो को वो ढक देती है गोडसे का नाम लेकर के। तो कोई हमसे कह रहा था कि भाई आप मोदी को गद्दार कहते, क्यों नहीं कहें? मोदी गद्दार क्यों नहीं है? मोदी के लोग जो है वो गोडसे को आगे करके जो है इतनी देश की खतरनाक और देश की अभिशाप जेएनपीसी को ढकने की जो साजिश ये करती है बीजेपी, वो कैसे होगा ये बर्दाश्त? तो बीजेपी यही साजिश करती है कि जेएनपीसी के सारे पापों को ढका जाए, और इसलिए नाम लेते हैं गोडसे का। सावरकर तो खैर ठीक है, उनका सावरकर कुछ समय के लिए वो हिंदू महासभा के सदस्य हुए थे, लेकिन उनकी देशभक्ति पर देश नाज है। कोई मान लीजिए कि किसी और संगठन से जुड़ गया, लेकिन जो अरे भाई, जो अपने जीवन के 38 वर्ष जो है जिसने जेल में काटा हो, और वो भी 15-16 साल जो है यानी कठिन यातनाओं के साथ, नेहरू क्या किया था? कभी वो यातना काटा था? वो ये गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी कभी यातना को झेला था? ये सब देश के गद्दार है, और उनकी तुलना करते हैं इससे, तो देश को बर्दाश्त नहीं है। वाकई में यानी सावरकर जी की जो देशभक्ति है, इन गद्दार जो है, जो जवाहरलाल नेहरू गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से बहुत ऊपर है। तो उसी प्रकार ये कहा जा रहा था कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज बन रही थी,
तो हमारे जो है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, ये 5 शब्दों का उनका नाम है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ और थोड़ा सा लंबा नाम है, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। इन्होंने अपने 1 करोड़ रुपया दिए थे और रंगून में उनका व्यापार था, व्यापार को नष्ट करके और वो भी उसमें शामिल हो गए। तो ये क्षमता थी हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अपनी आजाद हिंद फौज में एक लक्ष्मीबाई करके महिलाओं की एक विंग थी और उनके लेफ्टिनेंट जनरल 3 जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। तीनों अलग अलग पंथ से थे। एक हिंदू सनातन पंथ से थे, एक इस्लाम पंथ से थे और एक हमारे सिख पंथ से थे। तीनों जो है सेना उपाध्यक्ष या लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये होती है यूनाइटिंग फोर्स, लोगों को एक करने की। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इतने बड़े आदर्श है। तो सुभाष चंद्र बोस को कैसे ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कैसे उनको मरवा करके अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते से हटाया, यह भी देश को जानना जरूरी है। उस पर जो है बीजेपी वाले जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नफरत फैलाने के बजाय ये गद्दार योगी जो है वो जिन्ना के खिलाफ उसके लोग कर रहे हैं। मैं साफ कह दे रहा हूं कि यदि गद्दार किसी को और किसी को डिमोनाइज करना है, किसी को शैतान के रूप में पेश करना है, तो नेहरू को करना। भाई ये जितने भी बीजेपी वाले आरएसएस वाले हैं, योगी हैं, मोदी हैं, वो सबको ये कह रहा है कि भाई ये यदि किसी को शैतान के रूप में पेश करना है, किसी को डिमोनाइज करना है, वो नेहरू है, गांधी है ये। और उल्टे जो है ये सब जिन्ना का यानी नाम लेकर के जो है वो जो है मैंने वो नफरत फैलाने की बात करते हैं सब। वो तो वो अखिलेश तो माने उसकी बेवकूफ़ी पर वो तरस आता है। वो कहता कि जिन्ना का भी हाथ था आंदोलन में, इसी बात थोड़ी बनती है। और शायद उसके मन में ये मंसूबा रहा होगा कि हम जिन्ना का नाम ले लेंगे तो कुछ तत्व ऐसे हैं। और ये भी देखिए विशेषता ये हो जाती है, चाहे जेएनपीसी हो, चाहे ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस हो और भी हो, वो कट्टरवादियों का साथ दे करके, कट्टरवादियों का समर्थन करके, आतंकवादियों का समर्थन करके सोचते हैं कि पूरा तबका उनको वोट दे देगा। यह भी सबसे बड़ा भ्रम है। ये सोनिया गांधी क्या करती थी कि पीएफआई के लोगों के साथ, और जो वो दिग्विजय सिंह है ना, वो वहाँ का एमपी का जेएनपीसी का वो माने चमचा, वो जो है जाकिर मूसा नाइक जो आतंकवादी था उसके साथ फोटो खिंचवाया। तो ये सब सोचते हैं कि आतंकवादियों के साथ, आतंकवादियों का समर्थन करके, आतंकवादियों के साथ हमदर्दी दिखा करके ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट पा जाएंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम क्या है? एक तरह से उनकी जो मानसिकता जो काम करती है, अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब वो इस पर मुंबई अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला 9/11 था 9/11, तो जिसमें कि वो कसाब वो पकड़ा गया था। तो जिसमें कि हमारे जो वो वायु सेना अध्यक्ष जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर लिए थे, और फिर इस सरकार के पास आए कि हमको जो है वो अनुमति दीजिए, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊं। तो इन सबों ने अनुमति नहीं दिया, और अनुमति नहीं दिया इसका मुख्य कारण था कि वही जो राहुल गांधी ने पैसे लिए थे, रिश्वत किससे लिया था? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से। और वही पाकिस्तान जो है
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सरकार से बोला था कि भाई हम एक बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं ये भारत पर, कोई कुछ होगा तो नहीं, इसलिए कि भारत जब इसका बदला लेगा और रिटेलिएट करेगा तो बहुत घातक होगा पाकिस्तान के लिए। तो चीन ने कहा कि नहीं तुम कर सकते हो और मैं इसको संभाल लूंगा। तो वही चीन जो है जिसने इसे राहुल गांधी को रिश्वत दिया था $800 मिलियन, उसी ने रोक दिया कि भाई अब तुम कार्रवाई मत करो, और उसी ने हमारे वायुसेना अध्यक्ष को वो आक्रमण करने से रोक दिया। तो इस संबंध में एक बार जो है बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस मनमोहन से पूछा कि भाई इतना खतरनाक आक्रमण, आप ये मुंबई आतंकी हमला हुआ और आपने कुछ किया नहीं। ये गद्दार जो है मनमोहन सिंह क्या बोलता है कि यदि हम पाकिस्तान पर आक्रमण करते तो हमारे एक तबके में एक बहुत गलत संदेश जाता। देखिए ये कितनी घिनौनी सोच है कि पाकिस्तान पर आक्रमण होगा तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है उसका विरोध करेंगे। एक तरह से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की वफादारी पर इसने वो कलंक लगाया। किसने? गद्दार मनमोहन सिंह ने। वैसे तो पूरी जेएनपीसी ही गद्दार है, लेकिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बिल्कुल समझना चाहिए कि जितने भी जेएनपीसी वाले हैं, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी वाले हों, चाहे वाम दल वाले हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, यह उस समाज के कट्टर किस्म के जो कट्टर किस्म का कोई मुल्ला होगा, कोई मौलवी होगा, उसी को पालते हैं, उसी के साथ वो फोटो खिंचवाएंगे। या जैसे यहाँ का दिल्ली का कौन है वो बुखारी है, इनके साथ खिंचवा करके जो है सोचेंगे कि पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है उसके पक्ष में आ गए। तो इसी सोच के चलते जो है ये जो है अखिलेश सोचा होगा कि हम जिन्ना का नाम ले लेंगे तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का वोट उसको मिल जाएगा। तो खैर देश सबसे बड़ा होता है, देश के परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यक हो जाता है कि कौन ऐसे हमारे महापुरुष रहे जो कि जीवन पर्यंत जो है देश एक रहे, देश मजबूत रहे, इसके लिए वो संघर्ष किया और इसी के लिए उन लोगों ने प्राण दिया। और कौन ऐसे देशद्रोही हैं जो कि हमेशा इस देश की नींव खोदते रहे। तो इस देश की नींव खोदने वाले सबसे बड़ा गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और उसी के आसपास जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। अब तो चूंकि ये एपिसोड मानने लंबा हो सकता है, इसलिए नहीं, आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो गद्दारी है उसकी बराबरी नहीं कोई वो कर सकता। तो यदि शैतान के रूप में, अब मैं फिर इसी बात पर चला रहा हूं कि यदि शैतान के रूप में किसी को पेश करना है, बताना है, समझाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा गद्दार इस देश का जवाहरलाल नेहरू है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। जिन्ना की गलती बस यही थी कि जब वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा किए थे, और ये बात जो है उस समय की आवाम में था कि भाई जिन्ना साहब ने भी देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा किया हुआ है। आवाम भी इस पक्ष में थी कि भाई, और जब उनके मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को चिट्ठी लिखी थी कि भाई इनको बोन टीबी हुई है, इनको टीबी हुई है, ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो यह बात मैंने ये चिट्ठी का मजमून जो है पूरी आवाम में भी जो है वो सार्वजनिक हो गया था कि भाई ये जिन्ना साहब जो है कुछ ही वक्त के मेहमान है, चाहे वो दिन है, चाहे महीना, चाहे साल है। तो आवाम में एक आम धारणा थी कि यदि देश को बंटने से बचाना है, देश विभाजन के खतरे से, देश को विभाजन के खतरे से बचाना है, तो जिन्ना साहब को ही देश का, भारत का पहला प्रधानमंत्री
होना चाहिए, ये आम धारणा थी उस समय की अवाम में। और कांग्रेस तो खैर चाहती थी इनको, वो पटेल को चाहती थी। तो ये बिल्कुल एक सहज अंदाज जो वो लगाया जा सकता है कि इन दोनों ने मिलकर के, इन दोनों गद्दारों ने मिलकर के, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इन दोनों संभावनाओं को, क्योंकि देश की जनता चाहती हो जिन्ना साहब को, कांग्रेस पार्टी चाहती हो वो सरदार पटेल को, इन दोनों बातों को दबा करके ये नेहरू को जो आगे किया है, प्रधानमंत्री बनवाया, तो कितनी बड़ी साजिश क्या होगा। और वो साजिश का परिणाम जो है देश ने देखा भी है कि देश बांटा गया और 25 से 30 लाख जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को जान वो गंवानी पड़ी, और हमारे 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। और उसको ये एनपीसी वाले बोलते हैं कि ये आजादी का दिवस है। अरे पूरे इतिहास में इससे बड़ी त्रासदी का दिवस वो हो नहीं सकता। इसीलिए तो 25 देश विभाजन, 25 से 30 लाख लोगों की लाश और 3 करोड़ से ऊपर लोगों का घर उजाड़ना, इसी मंजर पर जब सत्ता हथियाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तो क्या बोलता है, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। अंग्रेजी में कहा, उसने बोला ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यानी सौभाग्य के साथ साक्षात्कार, सौभाग्य के साथ मिलन। तो बात तो सही है, जो इस देश की तबाही हुई, तो तबाही तो देश की हुई, लेकिन उसका तो भाग तो खुल ही गया ना। लेकिन उसी नेहरू को ये मोदी जी आज भी पूछते हैं, उसी नेहरू को ये बीजेपी भी पूछती है। और उसी नेहरू के चक्कर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तमाम जो है वो बौद्धिक वर्ग, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक भी बौद्धिक वर्ग जो है वो नेहरू गद्दार है ऐसा जो है बेनकाब करने के लिए नहीं आए, ये भी जान लीजिए। जितने भी वो इतिहासकार भी निकले हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, इरफान हबीब हुआ, वो नूरुल इस्लाम हुआ, इश्तियाक अहमद हुआ, सब के सब जो है नेहरू को बचाने के लिए। तो ये भी बहुत, इस सब का बहिष्कार करिए ना, इरफान हबीब का बहिष्कार करिए। मैंने यही मेरी गुजारिश है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, मेरी विशेष गुजारिश है कि ये जितने भी गद्दार किस्म के इतिहासकार हैं, इरफान हबीब है, नूरुल इस्लाम है और इश्तियाक अहमद है, सबको तभी नहीं ये छवि जो है वो चमकेगी। और जितने भी ये प्रवक्ता आते हैं, अंसार रजा और शोएब जमई और कौन को साजिद रशीदी, एक बार भी नेहरू की गद्दारी के विषय में नहीं बोलते, एक बार भी वामदलों की गद्दारी के विषय में नहीं बोलते। ये सारे जो पाप जो है वो दूर करना होगा, तभी जाकर के जो है योगी जैसे पाखंडियों की जो है वो एक और तो जो है धर्म संसद वो लगवाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह को छोड़ देंगे कि वो नफरत और आग उगल है, और दूसरी ओर जो है वो लैपटॉप बांटेंगे। तो भारतीय भाई बहनों, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन उस जिम्मेदारी का निर्वहन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। मन में ठानिए कि इन भारत विरोधी ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को, जो कि राजनीतिक दल के बेस में, इनको नस्तनाबूद करना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ये दयनीय स्थिति, ये नारकीय स्थिति जो है खत्म हो तो, और नहीं ये दिन को झेलना है और झेलते ही रहना है, और वो भी गर्व से हम हिंदू हैं, गर्व से हम ठाकुर हैं, गर्व से हम यादव हैं, ये इसी में ये इसी को जारी रखना है तो भगवान ही वो भला करे।
लेकिन लेकिन जरा सोचिए कि भारत राष्ट्र जो है बड़े बड़े मुश्किल से ये बना है। बहुत 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 खूबसूरत राष्ट्र है, काफी इसमें संभावनाएं हैं, काफी योग्य लोग हैं। इस चमन को जो है इन ताकतों के जरिए, इन ताकतों के द्वारा जो है बर्बाद मत होने दीजिए, इतनी सी गुजारिश है। और वो बर्बादी का खतरा बराबर वो बना रहेगा जब तक कि ये समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतें राजनीतिक दलों के बीच में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, चाहे वो टीएमसी वाली जो ममता बनर्जी है, जो कि इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे खतरनाक किस्म की है। तो जब तक इनको आप जो है वोट के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से ईवीएम मशीन पर नस्में नाबूद नहीं करेंगे तो स्थिति में बदलाव नहीं आ सकता है। कटिबद्ध होइए इसके लिए, सिर्फ बातों से। हाँ, और वो आपके मन में होना चाहिए, और उसका इजहार भी मत करिए, प्रकट करिए कहाँ पर, वो ईवीएम मशीन पर। तो चुनौती बड़ी है, लेकिन उसका निर्वहन बहुत आसान है। मन में ठानिए कि इनको नष्ट में नाबूद करना है, और इनके लैपटॉप और क्या ये भी मैंने सुना है, वो कुंडल, मैंने सोने का कुंडल बांटने वाला योगी जो है। तो इस प्रकार की जो समाज के जो दुश्मन होते हैं ना, तो इसी तरह के वो लॉलीपॉप बांटते रहते हैं। वो अब चूंकि वो कामयाब हो गया गद्दार केजरीवाल, तो अब जो है ये हमारे योगी आदित्यनाथ अब इनका अब काम पर भरोसा ही नहीं रहा कि हमने इतनी सड़कें बनवाई, ये किया, हो गया, कुछ नहीं। अब जो है ये जो झुंझुना है, चुनाव झुंझुना, उसके सारे वो जो है चुनाव जीतना चाहते हैं। तो खैर, इनके सारे मंसूबों पर आप पानी फेर सकते हैं। भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करने का, इससे रत्ती भर, इंच भर भी डिगिए मत, कटिबद्ध होइए, प्रतिबद्ध होइए, मन में ठानिए, वो फुली रिजॉल्व रखिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहाँ पर वो विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।